रिवर्सल का कंसेप्ट क्या पता है? रिवर्सल, हाँ, रिवर्सल मतलब क्या है? रिवर्स हाँ, मतलब हम कुछ भी आगे आगे चले गए तो वापस आते हैं। वापस आते हैं ना। अब ये 180 डेज में अगर सप्लायर को पेमेंट नहीं किया, सप्लायर को पेमेंट नहीं किया 180 डेज में, तो इस प्रोविजन को रूल 37 एप्लीकेबल होता है। अगर सप्लायर को जो क्रेडिट लिया था उसका पेमेंट सप्लायर को विदिन 180 डेज करना चाहिए। अगर नहीं किया तो सप्लायर को जितना पेमेंट नहीं किया, जो डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस है, उससे 180 डेज में सप्लायर को समझो आधा पेमेंट कर दिया, आधा नहीं कर दिया, एन अमाउंट इक्वल टू द इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना लिया था? अवेल्ड बाय द रिसिपिएंट, रिसिपिएंट ने कितना पेमेंट, कितना इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया था, शैल बी एडेड टू हिज आउटपुट टैक्स लायबिलिटी along with interest thereon in such manner as may be prescribed। तो किस तरीके से उसका आपको लायबिलिटी भरना पड़ेगा, वो रूल 37 है। अभी पे नहीं किया तो कभी तो पे करेंगे ना। समझो आपका और उसका एग्रीमेंट है 9 मंथ का, लेकिन गवर्नमेंट बोल रही है कि आप 6 मंथ में पे करो, आपने नहीं पे किया तो 6 महीने बाद जितना पेमेंट बाकी है उसके ऊपर जितना इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल किया था उतना क्या करो, रिवर्सल करो, मतलब वो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड करो। प्रोवाइडेड ऑल्सो डैट द रिसिपिएंट शैल बी एंटाइटल। रिसिपिएंट एंटाइटल मतलब उसको अवेल करने का अधिकार मिलेगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल करने का अधिकार मिलेगा ऑन पेमेंट मेड बाय हिम ऑफ द अमाउंट टुवर्ड्स द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ अलॉन्ग विथ टैक्स पेबल देयरऑन। जब वो रिसिपिएंट जो है वो सप्लायर को पेमेंट कर दिया तो उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट वो अवेल कर सकेगा बाद में। अब रूल 37 जो है इसमें क्या करना पड़ेगा, देखो अब ये GSTR 2 है नहीं, तो GSTR 2 में उन्होंने ये स्टेप्स दिया था। अब GSTR 2 180 डेज में नहीं होता है तो उसमें डिक्लेयर करने के लिए बोला था। तो अब GSTR 2 का ये जो GSTR 2 नहीं है तो ये स्टेप नहीं होगा। अब हमने शेड्यूल 1 देखा था, शेड्यूल 1 देखा था। शेड्यूल 1 में क्या है, अगर कंसिडरेशन नहीं दिया होगा तो शेड्यूल 1 देखते, प्रोवाइडेड डैट मतलब कुछ ट्रांजैक्शन एक्टिविटीज़ है वो शेड्यूल 1 में है। अब शेड्यूल 1 में अगर पेमेंट करते ही नहीं है उससे क्रेडिट लेते ही है ना। ब्रांच का पेमेंट है, ब्रांच का ट्रांसफर है, प्रोवाइडेड दैट द वैल्यू ऑफ सप्लाई इज मेड विदाउट कंसिडरेशन एज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 1 ऑफ द सेड एक्ट शैल बी डीम्ड टू हैव बीन पेड। तो वहाँ पे माना जाएगा कि पेमेंट कर दिए से माना जाएगा, तो इसके लिए वो प्रोविजन एप्लीकेबल फिर नहीं होगा। और इसमें सिक्सटीन टू बी ए प्रोवाइड फर्दर दैट द वैल्यू ऑफ सप्लाईज ऑन अकाउंट ऑफ एनी अमाउंट एडेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 15(2)(b shall be deemed to have been paid for the purposes of the second proviso 16(2). 16(2) में ये दिया था मेन हमें क्या है, आउटपुट टैक्स लायबिलिटी का इंक्रीज कैसे करने का, वो एक पहला है। द अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट रेफर टू इन सब रूल 1 शैल बी एडेड
to the output tax liability of the registered person for the month in which the details are furnished. अब इसमें टैली में कैसे होता है देखो, अभी ये मंथ है जुलाई, ओके, तो कोई ऐसा इनवॉइस होना चाहिए जो जनवरी दिसंबर में सब परचेज़ किया था, उसका कोई आईटीसी है, उसका सप्लायर को हमने पेमेंट नहीं किया लेकिन आईटीसी ले लिया था। अब इसमें जर्नल में जाएंगे तो नीचे है स्टार्ट एडजस्टमेंट, अल्ट जे प्रेस किया, जीएसटी, डिक्रीज ऑफ टैक्स लाइबिलिटी है, इंक्रीज ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट है, इंक्रीज ऑफ टैक्स लाइबिलिटी है। यहाँ पे देखो रिवर्सल ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट, रिवर्सल ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट, जितना इनपुट टैक्स क्रेडिट आपने लिया था उसको रिवर्स कर दो। जैसे उसको एंटर किया, रूल 37(2) है, नॉन पेमेंट ऑफ द सप्लायर, रूल 37(2), तो ये एप्लीकेबल हो जाता है। रूल 37(2), द अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट रेफर टू इन सब रूल 1, सब रूल 1 में जो अमाउंट आ रहा है रिवर्सल का, जितना अमाउंट दिखाया था यहाँ पे जीएसटीआर 2 में, ये हम दिखा नहीं सकते, लेकिन जितना अमाउंट रिवर्सल के लिए एप्लीकेबल हो रहा है उतने अमाउंट को रिवर्स कर दो, नॉन पेमेंट टू सप्लायर, रूल 37(2), वो अमाउंट जो है वो यहाँ पे डाल देंगे, तो अमाउंट यहाँ पे डाल देंगे जितना अमाउंट है। %18 इंटरेस्ट भी निकालना पड़ेगा, 18% का इंटरेस्ट भी निकालेंगे। रजिस्टर्ड पर्सन शैल बी लाइबल टू पे इंटरेस्ट एट द रेट नोटिफाइड अंडर सेक्शन 50 सबसेक्शन 1 फॉर द पीरियड स्टार्टिंग फ्रॉम द डेट ऑफ अवेलिंग क्रेडिट। कब अवेल किया था, सपोज दिसंबर का पीरियड था, उसमें कुछ परचेज किया था, उसका रिटर्न फाइल कब हो गया, जनवरी में, तो जनवरी में टाइमली किया था, लेट किया था, पहले किया था, जो डेट पे किया था वो डेट देख लो, जिस डेट वो अवेल किया। अगर समझो आपके पास वो इन्वॉइस होता ही नहीं तो आप क्या करते थे, उतना अमाउंट कैश में पे करते थे, तो जितना कैश बच गया, कितना कैश बच गया, अब जितना उसका पेमेंट ड्यू है 180 दिन के बाद, उसका कितना टैक्स है उतना अमाउंट आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड कर दो, एज मेंशन इन सब रूल 2 इज पेड। ये है टाइम लिमिट नॉट एप्लीकेबल फॉर रीअवेलमेंट। अब जो सितंबर का ऑप्शन होता है कि अगर कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट आपने लिया नहीं है पिछले फाइनेंशियल ईयर का, तो अप टू सितंबर उसको, हाँ, तो अगर रिवर्सल किया 180 डेज का, तो उसको जब पेमेंट करोगे तब ले लेना, उसका कोई टाइम लिमिट नहीं है। द टाइम लिमिट स्पेसिफाइड इन सेक्शन 16(4) शैल नॉट अप्लाई to the claim for re-availing of any credit in accordance with the provisions of the Act or the provisions of this chapter that had been reversed earlier. अब जो रिवर्सल है, सेकंड प्रोविजन में अभी बताया रिवर्सल है, where a recipient fails to pay to supplier of goods or and services the amount towards the value of supply, रिवर्स चार्ज के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा, ब्रैकेट में यही दिया है, अदर देन रिवर्स चार्ज। जो आपका फॉरवर्ड चार्ज का सप्लाई है उसी के लिए एप्लीकेबल है ये। द अमाउंट टुवर्ड्स द वैल्यू ऑफ सप्लाई अलॉन्ग विद द टैक्स पेबल देयर ऑन विद इन अ पीरियड ऑफ 180 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लायर एंड अमाउंट इक्वल टू द इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल्ड बाय द रिसिपिएंट शैल बी एडेड टू हिज आउटपुट टैक्स लायबिलिटी अलॉन्ग विद इंटरेस्ट देयर ऑन। The interest payment liability shall be start only after the completion of 120 days and not 180 days and not from the date of the invoice। इनवॉइस की डेट कुछ भी होने दो, आपने उसको अवेल कब किया था, रिवर्सल ऑफ क्रेडिट इफ पार्शियल पेमेंट इज मेड
the reversal will be proportionate to the amount not paid to the supplier. For example, if 70% amount of supplier's invoice is paid, only 30% of tax amount should be reversed. उसको 10 लाख देना था, 7 लाख पे कर दिए, तो 3 लाख ही बाकी है। तो 3 लाख का कितना टैक्स बनेगा, कितना इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया आपने? 10 लाख का समझो 18% के हिसाब से 1,80,000 था, तो 54,000 हो जाएगा। तो 54,000 का ही रिवर्सल होगा, पूरे अमाउंट का नहीं होगा। कोई करता नहीं है, लेकिन जो लॉ में है वो समझने के लिए मैंने फिर से उसको यहाँ एग्जांपल देके क्लियर किया कि इतना इतना अमाउंट रिवर्सल है। अब करना है नहीं करना है या ऐसे ट्रांजैक्शन कंटिन्यू रखना है, वो करने वाला सोचे। अगर आपको मालूम है, समझो आप 6 का 7 महीने करते होंगे, तो सोचोगे अरे 6 महीने में हो जाना चाहिए, नहीं तो ये आ जाएगा। अगर कोई आप करोड़ों का ट्रांजैक्शन कर रहे हो और कभी बाय चांस कुछ इंक्वायरी आ गई और ऐसे पेमेंट है, तो उनको निकालने का ही कोई क्यूरी, तो 4-5 क्यूरी निकल रहा है, इसमें ये 5वां ये भी निकल जाएगा और सेटलमेंट का अमाउंट बढ़ जाएगा। वेयर द रजिस्टर्ड पर्सन हैज क्लेम्ड डिप्रिसिएशन ऑन द टैक्स कंपोनेंट ऑफ द कॉस्ट ऑफ कैपिटल गुड्स and plant and machinery under the provisions of the Income Tax Act 1961, the input tax credit on the said tax component shall not be allowed. Shall not be allowed. अब इसमें क्या है, थोड़ा देखो। कोई एसेट लिया, अब हम क्या करते हैं, प्रॉपरली टैली में उसको कॉन्फ़िगर करते हैं। उसको हम फिक्स एसेट देंगे, फिक्स एसेट देने के बाद में वो असेट साइड में दिखाई देगा। कोई प्लांट एंड मशीनरी है, कोई कैपिटल गुड्स है, तो असेट्स में तो वो दिखाई देगा। और जो उसके ऊपर टैक्स है, उसके ऊपर जो टैक्स है उसको हम कॉन्फ़िगर करते हैं, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, ड्यूटीज एंड टैक्सेस। अब जो लोग जेवी पास करके एंट्री कर रहे हैं, असेट में पूरा वैल्यू जो है टैक्स का, जो 10 लाख का असेट है, उसके ऊपर टैक्स लग के अमाउंट हो गया। इनवॉइस वैल्यू कितनी होगी, 11,80,000। समझो उन्होंने रिकॉर्ड यही किया होगा बैलेंस शीट में, ये एसेट है, ये एसेट का वैल्यू है, तो इसके ऊपर डिप्रिसिएशन लेंगे और इसका 1,80,000 का भी आईटीसी क्लेम करेंगे। ऐसा अगर कोई कर रहा है तो वो गलत होगा। एक बेनिफिट वो ले रहा है 180,000 के ऊपर आईटीसी का, और दूसरा इसको ऐड करके इसके ऊपर डिप्रिसिएशन भी चार्ज कर रहा है। वेयर द रजिस्टर्ड पर्सन हैज़ क्लेम डिप्रिसिएशन ऑन टैक्स कंपोनेंट, टैक्स कंपोनेंट कितना है, 1,80,000 ऑफ द कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड प्लांट एंड मशीनरी अंडर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। अगर वो क्लेम कर रहा है डिप्रिसिएशन, तो the input tax credit on the said tax component shall not be allowed. इनपुट टैक्स क्रेडिट फिर वो नहीं ले सकता। एक ही बेनिफिट ले सकते, दो बेनिफिट नहीं ले सकते। क्लियर हो गया इतना? A registered person shall not be entitled to take input tax credit in respect of any invoice or debit note for supply of goods or services or both after due date of furnishing of the return under section 39 मतलब 3B for the month of September। अब ड्यू डेट क्या है सितंबर के रिटर्न की, 3B की 20 अक्टूबर। 20 अक्टूबर में कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट फॉलोइंग द एंड ऑफ फिनेंशियल ईयर, जो फिनेंशियल ईयर ख़त्म हो गया 31 मार्च 2021 में, तो 1 अप्रैल 2020 टू 31 मार्च 2021 में ऐसा कोई इनवॉइस है, ऐसा कोई इनवॉइस है जिसका आपने, या डेबिट नोट है जिसका आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम नहीं किया था उस फिनेंशियल ईयर में, तो अप टू सितंबर का जो ड्यू डेट ऑफ रिटर्न है, मतलब अक्टूबर 20 में सितंबर का जो रिटर्न होगा
या कोई आपका पहले वाला रिटर्न करना बाकी है, जो अगस्त और सितंबर दोनों कर रहे हैं, तो 20 सितंबर तक उसमें उसको क्लेम कर लो, उसके बाद नहीं कर सकते। ये सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 में लिखा है, उसके बाद नहीं क्लेम कर सकते। समझो आपने किसी को कुछ सेल किया था, क्या उसका क्रेडिट नोट बना सकते हैं? कुछ कॉस्टिंग कम करना है, क्रेडिट नोट बना सकते हो। सर अप टू सितंबर ना, सितंबर का ड्यू डेट, हाँ वही अप टू सितंबर के ड्यू डेट तक ना, मतलब मुझे समझो बिल मार्च को खत्म हो गया, अभी फरवरी का बिल समझो जून में आया, तो मैं जून के इसमें ले सकता हूँ ना, मतलब जुलाई 20 में। फिर से पूछो। मार्च खत्म हो गया, हाँ और एक जनवरी का बिल मेरे पास जून में आ गया, हाँ, मैंने उसका आईटीसी लिया नहीं था, मुझे पता ही नहीं था, पर वो जून में मुझे बिल मिला, तो जून के 3 में मैं उसको क्लेम कर सकता हूँ ना। हाँ तो जून में करो, जुलाई में करो, अगस्त में करो, कभी भी करो। अप टू बोला ना, मैक्सिमम पीरियड कब तक आप उसको एडजस्ट कर सकते हो, उसके बाद नहीं एडजस्ट हम नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। अब समझो इसके बाद कुछ हो सकता है, जैसे मैंने बोला अभी इसके बाद में कुछ ऐसा क्वेरी हुआ कि मार्च का कुछ सप्लाई था जो आपने किया था, कुछ रिटर्न आया था, लेकिन उसका क्रेडिट नोट नहीं बनाया था। अब उसने तो मार्च में उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लिया होगा, बराबर है। अब सितंबर के बाद में अगर उसका क्रेडिट नोट बनता है, उसका क्रेडिट नोट बना दोगे, जितना कुछ रिटर्न आ गया उसका क्रेडिट नोट बना दोगे ना। अब वो तो फाइनेंशियल ईयर कौन सा था? 20-21 था। सितंबर तक समझो जैसा बोल रहे हो कि जनवरी का था तो मैंने जून में ले लिया। अब ये तो आईटीसी क्लेम किया, जितना आईटीसी क्लेम किया वो सितंबर से पहले हो गया। लेकिन अब इस समझो आपने इनवर्ड सप्लाई लिया है, अब जिसका आउटवर्ड सप्लाई है उसको आप कुछ गुड्स रिटर्न करते हो, तो जैसे ही वो क्रेडिट नोट बनाएगा वो, तो वो टैक्स उसमें कम हो जाएगा उसका। लेकिन वो तो अब कब करेगा? सितंबर के बाद करेगा। सितंबर के बाद करने के बाद अब सितंबर का उसके लिए क्रेडिट नोट है, आपके लिए डेबिट नोट है। अब आप बेनिफिट तो ले चुके हो, लेकिन सितंबर के बाद उसको रिवर्स नहीं कर सकते। सच इनवॉइस उसके लिए क्या हो गया? क्रेडिट नोट। आपने डेबिट नोट बनाया, इनवॉइस और डेबिट नोट पर्टेनिंग और फर्निशिंग, एक बढ़िया और का दूसरा कुछ है, क्लेम करो और अभी डेबिट नोट से टैक्स कम होने वाला है, अब उसको एडजस्ट नहीं कर सकते। डेबिट नोट से आपका आईटीसी कम होगा या बढ़ेगा? कम होगा। एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर जिसका इनवॉइस था उसका सितंबर तक आप उसको क्रेडिट, कुछ भी जो एडजस्टमेंट करना है सितंबर तक कर दो। अब कैसा होगा? अभी 2A 2B, अभी 2B जब से आ गया तो लोग महीने महीने रिकन्सिल करने लगे, तो ये मैटर अभी ज़्यादा नहीं हो रहे, महीने महीने का ही निपट रहा है, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले क्या होता था, सब प्रोविजनल बेसिस पे लेते थे, तो जैसा हाथ में आ गया ले लिया, कौन सा लेना बाकी रह गया, कौन सा आईटीसी लिया नहीं, ये जब रिकन्सिल करने का टाइम लास्ट कभी है? सितंबर। तो सब नींद से उठते थे और सितंबर में काम करना चालू। तो जैसे अक्टूबर चालू हो गया, अभी 3B फाइल करना 20 तारीख को, तो तभी ये काम करेंगे, तभी इसके लिए बहुत महत्व था इसका।
कि अरे कुछ बेनिफिट अपना रह गया बाकी तो ले लो, देखो पूरे साल के इनवॉइस निकाल के कौन सा आईटीसी लिया है कौन सा नहीं लिया है। तो ये सारी क्वेरी आती थी, अभी मैं क्रेडिट नोट बनाऊँ कि नहीं बनाऊँ। अब क्रेडिट नोट तो बना दिया, तो क्रेडिट नोट जैसे ही वो बना देगा वो लायबिलिटी कम हो जाएगी ना, उसकी लायबिलिटी कम हो जाएगी। और क्रेडिट नोट नहीं बना सकता वो, ऐसा नहीं लिखा है, वो तो लायबिलिटी कम कर देगा। लेकिन आप इनपुट टैक्स क्रेडिट डेबिट नोट नहीं डाल सकते, जो अभी हो गया है उसमें कुछ चेंज नहीं होगा, लेकिन क्रेडिट नोट तो बना देगा। आपने कुछ सेल किया है उसके अगेंस्ट क्रेडिट नोट आप कब तक बना सकते हो, उसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आईटीसी कब तक क्लेम कर सकते हो, हाँ, इनवॉइस में आईटीसी का क्लेम होता है और डेबिट नोट में आईटीसी का क्या होता है, आपने जो आईटीसी क्लेम किया था उसका रिवर्सल होता है। वो लायबिलिटी कम कर देगा और आप डेबिट नोट डालोगे तो उतना आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट कम हो गया। तो आप करते रहो पूरे साल भर, जो लाइफ टाइम, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी है 6 महीना एक्स्ट्रा दिया है वो 6 मंथ में आप आईटीसी क्लेम करना है कर दो, आईटीसी रिवर्सल करना है वो कर दो। अब जो फर्स्ट टाइम जब रिटर्न हुआ था 17-18 का जो ईयर था उसमें एनुअल रिटर्न फाइल करने में बहुत टाइम चला गया। इसको एक किया है कि एक आपको डेट दिया है सितंबर मतलब 20 अक्टूबर, और 20 अक्टूबर के बाद एनुअल रिटर्न फाइल करने का डेट है वो 31 दिसंबर है। तो पोर्टल रेडी नहीं था, लेकिन प्रोविजन ऐसी है कि जैसे मार्च ख़त्म होगा एनुअल रिटर्न फाइल करने के लिए पोर्टल रेडी हो जाएगा। एनुअल रिटर्न फाइल करने के लिए पोर्टल रेडी हो जाएगा। अगर पोर्टल रेडी हो गया, आप एनुअल रिटर्न फाइल कर दोगे तो वो डेट जो है, और फर्निशिंग ऑफ द रिलीवेंट एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर, एक डेट होगी। जिस दिन आपने एनुअल रिटर्न फाइल कर दिया, दूसरी डेट होगी 20 अक्टूबर। इस 2 डेट में देखो पहले क्या आ रहा है, एनुअल रिटर्न का ड्यू डेट तो 31 दिसंबर है, लेकिन आपने समझो 31 अगस्त को ही फाइल कर दिया एनुअल रिटर्न, तो फिर आप आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते उसके बाद। प्रैक्टिकली वैसे होता नहीं है, लोगों को आदत है लास्ट डेट है ना तो करेंगे, तब करेंगे। अब जैसे इनकम टैक्स का डेट एक्सटेंड हो गया तो लोगों का काम करना ही बंद हो गया, अब कोई देखता ही नहीं। आप देखने वाले थे, अब दिसंबर में देखेंगे, बहुत काम है बाकी। ये आदत है नॉर्मली, लेकिन ऐसा प्रोविजन है अगर एनुअल रिटर्न फाइल कर दिया होगा तो 20 अक्टूबर का जो डेट है वो डेट है वो आप उसका कुछ अभी वो डेट का जो रिलेवेंस है वो ख़त्म हो गया, उसका कोई संबंध नहीं है अभी ये आपका ख़त्म हो गया रिलेवेंट एनुअल रिटर्न अगर आपने फाइल कर दिया। तो एनुअल रिटर्न जो है वो 17-18 में ये सारी चीज़ें बढ़ के फिनेंशियल ईयर 17-18 का जो पहला एनुअल रिटर्न है वो बहुत लेट फाइल होगा, और लोगों ने फिर उसका रिटर्न फाइल भी लेट होना है तो आईटीसी का भी डेट बढ़ा दो, ये भी मांगा। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट जो सितंबर 18 तक करने थे उसको आगे मार्च 19 तक करने के लिए गवर्नमेंट ने अलाउड किया। ले लो आईटीसी, चलो पूरा ले लो जो लेना है वो। इसको फिर चेंज किया था। और डिफिकल्टीज फेस करके जीएसटी आगे गए। सेक्शन 1 में क्या था, रजिस्टर्ड पर्सन इज एंटाइटल्ड, रूल 36 में डॉक्यूमेंट्री रिक्वायरमेंट क्या है वो सब दिया, एंड मैनर स्पेसिफाइड इन सेक्शन 49।
तो 16(1) को रूल 36 और सेक्शन 49 ये दोनों को मिला के देखना पड़ेगा। सबसेक्शन 2 में कंडीशन है इनवॉइस, रिसिप्ट ऑफ गुड्स सर्विसेज, और फिर एक्सप्लेनेशन में 2 पॉइंट्स है, टैक्स पेड टू द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को टैक्स पे कर देगा, जो सप्लायर है उसने गवर्नमेंट को टैक्स पे करना चाहिए, और जब रिसिपिएंट जब 3B भरेगा तब उसमें वो IT से अपना क्लेम करेगा। अब यहाँ पे क्या हो गया था, लोग है ना GSR 1 फाइल करते थे, GSR 1 फाइल करते थे तो 2A में आ जाता था। अब आपको पता नहीं कि उसने 3B फाइल किया कि नहीं किया। गवर्नमेंट को पैसा कब मिलेगा, जब 3B में डालेगा वो। जैसे 2A में आ गया आपने क्लेम कर दिया। तो बहुत सारे लोग 3B फाइल करते ही नहीं थे, जब 1 ही फाइल करते थे। अब गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्ट किया उसमें, कितना 1 किया, कितना 3B किया। तो अगर वो सिर्फ 1 ही कर रहा है, 3B नहीं कर रहा है, तो उसको GSR 1 लॉक होना चाहिए। अब ऐसा किया, कोई 2 GSR 1 किया और 3B नहीं किया होगा तो तीसरा नहीं कर सकता। पहले आप 3B भी करो, कि पेमेंट 3B में है। आपको तो बोला आप 2B में आएगा उतना ही ले लो, तो आप ईमानदारी से उतना ही ले रहे हो। अब वो 3B नहीं कर रहा है, वो भी आप देखो कि वो 3B किया कि नहीं किया। इतना कौन करेगा, इतना नहीं कर सकते ना। फिर गवर्नमेंट का रोल क्या है, सब हम ही करेंगे तो आपका रोल क्या है। हाँ, अभी तो प्रोग्रामिंग है ना आपके पास, तो उसको करने अलाउ रूल बनाओ, करने ही नहीं, उसको ऐसा रूल बनाओ कि उसको नहीं करना चाहिए। अब कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये भी गलत है, कुछ लोग ऐसा बोल रहे हैं कि गलत है, क्योंकि अगर आपने रिटर्न अगर फाइल नहीं किया अप टू 6 मंथ तक कोई रजिस्टर्ड पर्सन है, उसने अगर रिटर्न फाइल ही नहीं किया होगा 6 महीने तक, तो उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है। लेकिन वो भी कैसे है, उसको पहले पूछा जाएगा पहले उसको कि आप रिटर्न फाइल क्यों नहीं कर रहे हो, क्या डिफिकल्टीज है, क्या प्रॉब्लम है, और क्यों नहीं आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल करना चाहिए। फिर भी रिटर्न फाइल नहीं करेगा, उसके पास जो रीज़न है वो जेन्युइन नहीं लग रहा डिपार्टमेंट को, तो जो PO है, प्रॉपर ऑफिसर, उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देगा। ऐसे बहुत सारे लोगों के रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने कैंसिल कर दिए 6 मंथ, 7 मंथ, 8 मंथ के बाद। तो आगे उसको रिवोकेशन किया जा सकता है। जैसे ही उसका बंद हो जाएगा रजिस्ट्रेशन, कैंसिलेशन होने के बाद में वो कुछ आगे काम नहीं कर सकेगा, पहले रिटर्न उसको करना ही पड़ेगा। तो अगर आपने 6 मंथ का प्रोविजन किया है, तो अगर उसने 2 GSR 1 करने के बाद 3B नहीं किया, तो आप एटलीस्ट उसको 6 मंथ का टाइम दो। कुछ लोग ऐसा बोल रहे हैं कि वो 3B क्यों नहीं फाइल कर रहा है। अब 3B उसने नहीं किया तो इसका मतलब उसके पास पैसा नहीं है। आगे उसने कुछ कंस्ट्रक्शन के लिए कुछ मटेरियल दिया हो, कंस्ट्रक्शन वाले ने तो मटेरियल तो ले लिया, लेकिन उनका कुछ परमिशन अटक गया, कुछ हो गया, इसके लिए उनका आगे काम नहीं बढ़ रहा है, या उनका काम चल रहा है लेकिन उनको बिक नहीं रहा है उनका। कुछ तो चेन में जो सप्लाई चेन है उसमें कोई डिफ़िकल्टी है, इसके लिए जहाँ पे काम हो रहा है, जहाँ प्रोजेक्ट चल रहा है, उस प्रोजेक्ट में ही उनको सक्सेस नहीं मिल रहा है, कस्टमर नहीं मिल रहा है, पैसा नहीं आ रहा है, तो वो अपने सप्लायर को पेमेंट नहीं कर रहे। तो सप्लायर क्या है, फिर रिटर्न फाइल नहीं करेगा ना, GSR 1 तो करेगा, 3B नहीं करेगा। तो आपने 6 मंथ का टाइम दिया है, तो 6 मंथ का टाइम दो उसको। पेमेंट नहीं है, मतलब लोग कैसे कैसे बिजनेस करते हैं ये गवर्नमेंट को पता नहीं है। तो गवर्नमेंट ने ऐसा प्रोविज़न नहीं करना चाहिए कि उसने 2 बार GSR 1 किया, तीसरी बार फिर 3B नहीं फाइल किया, और तीसरी बार GSR 1 अगर वो करने जाएगा तो उसको आप लॉक कर दोगे, ये वैलिड नहीं है। द गवर्नमेंट टैक्स रिकवरी करने के लिए ऐसा कदम उठा रही है जो वैलिड नहीं लग रहा है कुछ लोगों को।
तो GST 1 भी मत करो, फिर भी नहीं करते तो 1 भी मत करो, GST 1 भी करने नहीं देंगे। नहीं है ना, गवर्नमेंट का भी जो सोच है वो ऐसा है कि अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप GST 1 भी मत करो, रिटर्न ही मत करो ना। आधा काम कर रहे हो, आधा नहीं कर रहे हो, फिर भी नहीं करना चाहिए। पैसा नहीं है तो 1 भी नहीं करना चाहिए। तो सामने वाला आपको पैसा नहीं दे रहा है ना, तो उसको ITC भी नहीं मिलना चाहिए। उसको बोलो पैसा देने के लिए कि आप पैसा नहीं दे रहे हो, तो गवर्नमेंट ने लॉक कर रहे सिस्टम हमारा, अभी आगे से आपको ITC नहीं मिलेगा। अब जैसे आपको ITC नहीं मिलेगा, आप सोचोगे ना उसके पास पैसा नहीं है, रिटर्न नहीं कर पा रहे, तुम्हारा देखो। इतना लेवल पे भी बिजनेस गिरना नहीं चाहिए, ऐसा गवर्नमेंट को लग रहा है। 2 महीने में आपका रिकवरी होना चाहिए, या कुछ तो पेमेंट उसको कर देना चाहिए कि वो रिटर्न फाइल कर सके। उसको पूरा पेमेंट मत दो, कम से कम टैक्स का पेमेंट तो दो। उसको पैसा नहीं मिल रहा है, उसको जो भुगतान करना है, अब बाकी तो मटेरियल का क्रेडिट ले लो, लेकिन जो टैक्स का पेमेंट है वो तो करो उसको। 10 लाख का मटेरियल लिया आपने, तो आपका बिजनेस कुछ तो चलता होगा, कुछ तो आपको एडवांस आया होगा। आप 1,80,000 का बेनिफिट ले रहे हो, बेनिफिट आपको तभी मिलेगा जब आप उसको पैसा दोगे। 10 लाख रोक के रखो भले, 1,80,000 का आप बेनिफिट नहीं ले सकते, आपको बेनिफिट नहीं देना है। कुछ लोग मिसयूज कर रहे हैं सप्लायर का, सप्लायर के मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं। गवर्नमेंट को ऐसा लग रहा है, गवर्नमेंट के साइड से ये सोच है कि अगर वो 1 लाख, उसका काम नहीं चल रहा है ना, तो लाइबिलिटी कैसे पे कर रहा है? लाइबिलिटी वो ITC से पे करेगा, और उसका सप्लायर है वो GST 1 भरता रहेगा। उसका भी काम चल रहा है, इसका भी काम चल रहा है, और गवर्नमेंट को टैक्स नहीं मिल रहा है। ITC क्लेम करते जा रहे हैं, लेकिन वो उसके लिए उसका 2 GST 1 होने के बाद तीसरा GST 1 करने से पहले उसको 3B फाइल दोनों क्लियर करना पड़ेगा, तो ही तीसरा GST 1 होगा। अब इसके लिए किसी का तो गला दबाना पड़ेगा। अगर आपका सप्लायर है, आप रिसिपिएंट हो, उसने 2 बार GST 1 कर दिया, 3B के लिए पैसा नहीं है उसके पास, क्योंकि आप माल ले रहे हो और उसको पैसा नहीं दे रहे हो। अब प्रैक्टिकली सोचो अभी कैसा होगा। तीसरे महीने में अगर आपका 1,80,000 का ITC अटक जाता है, तो आप क्या सोचोगे? अरे उसको पैसा देंगे, बोलेंगे रिटर्न फाइल करके ले, तो हमको क्लेम हाँ, या फिर आप भरो। गवर्नमेंट को कहीं से भी 1,80,000 मिलता है ना, तो इससे गवर्नमेंट का क्या होगा? टैक्स कलेक्शन बढ़ेगा। तो ये आइडिया निकाला, लेकिन कुछ लोगों ने उससे जोड़ा कि आप 6 मंथ तक रजिस्ट्रेशन उसका इंटैक्ट रहे, इसके लिए प्रोविजन बना, या नहीं फाइल कर रहा है तो भी 6 महीने तक लॉ उसको कुछ नहीं बोलता है। वो तो प्रोविजन है ही, रिटर्न फाइल नहीं करेगा तो उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं करेंगे, तो नहीं करेंगे कैंसिल, लेकिन उसको रिटर्न भरने भी नहीं देंगे। नहीं भरना है, दोनों मत भरो, एक भरोगे और एक नहीं भरोगे, ये नहीं चलेगा। अब इतना कुछ देखा हमने, तो उसको चार्ट में रखा है सेक्शन 16 में। सब सेक्शन 1 में क्या है? टू टेक क्रेडिट ऑफ टैक्स पेड ऑन इनवर्ड सप्लाईज ऑफ गुड्स एंड और सर्विसेज। कंडीशन क्या है? यूज होना चाहिए, इंटेंडेड टू बी यूज होना चाहिए इन द कोर्स और फर्दरनेस ऑफ बिजनेस। उसको बिजनेस के लिए यूज कर रहे हो, ठीक है। और वो कहाँ पे जमा हो जाएगा? जो क्रेडिट है वो कहाँ पे जमा हो जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में। द फॉलोइंग 4 कंडीशंस आर फुलफिल्ड, he has furnished written under section 39. Tax on such supply has been paid either by utilization of ITC or cash. Tax on such supply has been paid. He has received goods and or services. वो goods services received actually होने चाहिए. He has valid tax invoice, debit note, और बाकी कुछ प्रिस्क्राइब किया है वो भी होना चाहिए। और उसमें प्रोविजन था गुड्स डिलीवर्ड, सर्विसेज प्रोवाइडेड टू रिसिपिएंट ऑन द डायरेक्शन ऑफ थर्ड पर्सन।
कभी कभी क्या होता है, समझो आपको जॉब वर्कर को मटेरियल भेजना है, जॉब वर्कर से काम करके फिर आपको चाहिए वो, तो आप बोलते हो कि मेरे प्रीमाइसेस में उसको भेजो ही मत, मेरे फैक्ट्री में उसको भेजो ही मत, डायरेक्टली क्या करो, वो जॉब वर्कर के पास भेजो, डबल डबल ट्रांसपोर्ट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे 10 किलोमीटर आप मेरे फैक्ट्री में लेके आओगे और आपके फैक्ट्री से उसको 5 किलोमीटर पे पहुँच जाएगा माल, तो फिर 15 किलोमीटर मैं क्यों घुमा फिरा के भेजूँ, डायरेक्टली उसको जॉब वर्कर के पास ही भेजो। तो हो सकता है कि वो किसी और की जगह पे भेज दिया हो तो भी उसको वो रिसीव किया ऐसे माना जाएगा। या फिर दूसरा बिल टू शिप टू मॉडल होता है कि मेरा कस्टमर कोई अलग है, मैं तुम्हारा कस्टमर हूँ और मेरा कस्टमर कोई और है, तुम उसको ही डायरेक्टली भेज दो वहाँ पे। अभी हमने टाइम लिमिट देखा, वो 16(1), 16(2), 16(3) में गुड्स रिसीव्ड इन लॉट्स, ये भी एक प्रोविजन था। जब लास्ट इंस्टॉलमेंट मिलेगा तब आईटीसी ले लो। और तीसरा हमने देखा डिप्रिसिएशन या आईटीसी, दोनों में से एक ही मिलेगा। और आईटीसी कब तक अवेल कर सकते हो, अक्टूबर का रिटर्न ड्यू डेट रहेगा अक्टूबर का, तब तक सितंबर के रिटर्न में या उसके पहले का रिटर्न बाकी है करने का, तो उसमें आप आईटीसी क्लेम कर सकते हो। रूल 36 में डॉक्यूमेंट्री रिक्वायरमेंट 1 इनवॉइस टू डेबिट नोट, तीसरा बिल ऑफ एंट्री, कोई इंपोर्ट हो गया कस्टम में आ गया तो बिल ऑफ एंट्री, इनवॉइस इशूड बाय रिसिपिएंट फॉर गुड सर्विसेज रिसीव्ड फ्रॉम अनरजिस्टर्ड सप्लायर, तो आरसीएम में कोई सप्लाई लिया है उसका डॉक्यूमेंट और आईआईटी का डॉक्यूमेंट, ये 5 डॉक्यूमेंट होने चाहिए। इनवॉइस जो बन के आया उसमें पूरे कंटेंट नहीं है तो टैक्स चार्ज, डिस्क्रिप्शन, टोटल वैल्यू, जीएसटी ऑफ द सप्लायर एंड रिसिपिएंट, और अगर दूसरे स्टेट से मटेरियल लिया है तो प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ इंटरस्टेट सप्लाई। नो आईटीसी अवेल्ड बाय रिसिपिएंट इफ टैक्स पेड बाय सप्लायर ड्यू टू डिमांड ऑर्डर रेज ऑन अकाउंट ऑफ फ्रॉड, कुछ पेमेंट किया है ऑन अकाउंट ऑफ फ्रॉड तो उसका आईटीसी नहीं मिलेगा। और क्या था, हाँ मैचिंग करो, मैचिंग करने के बाद में पहले 20% था, फिर 10%, फिर 5% प्रोविजनल आईटीसी मिलेगा, वो है। ये रूल 36 में आ जाता है। फिर देखा 180 डेज का रूल 37। इसमें एक लास्ट पॉइंट ये है कि कुछ मोल्ड्स या डाइज होते हैं, ये क्या होता है, हाँ डाई से वो बन जाता है ना कुछ मटेरियल, तो आईटीसी ऑन मोल्ड्स एंड डाइज प्रोवाइडेड बाय द ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर टू कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर ऑन फ्री ऑफ कॉस्ट बेसिस, molds and dies owned by the original equipment manufacturer which are provided to a component manufacturer। जैसे आपने वैल्यूएशन देखा ना, किसी को आप दे रहे हो तो उसका वैल्यू कितना होना चाहिए, अब उसको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया, क्यों, मतलब उसको बनाने के लिए दिया एक्चुअली, लेकिन वो हमारे पास रख के मैं क्या करूँ, बनाने वाला मेरा कोई और है, तो क्या उसको देने के बाद में मैंने बेचा नहीं है एक्चुअली, लेकिन उसको यूज़ करने के लिए दूँ, फायदा तो मेरे को कुछ है नहीं, वो बनाते रहेगा। तो जो ऐसे मेरे जॉब वर्कर है जो ये कुछ क्रिएट करते हैं, कुछ पार्ट्स बनाते हैं, तो पार्ट्स कैसे चाहिए उसके लिए उसका डाइस जो है वो जो जिसको चाहिए वो बना के वही बना के देता है उसको, ऐसे बना के दो, वो बोलते हैं आप मुझे डाइस दो मैं बना के दूंगा, फिर वो अकॉर्डिंग टू उनकी रिक्वायरमेंट वो मोल्ड्स को डाइस को उसको देते हैं।
तो ये सर्कुलर गवर्नमेंट ने निकाला, अगर उसको आपने इस तरीके से आपके काम के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट दिया होगा तो उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट रिवर्स नहीं करना पड़ेगा। ये क्वेरी आ गई थी कि उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट तो लिया लेकिन सामने उसका कोई आउटवर्ड सप्लाई नहीं है, वो सप्लाई करने के लिए लिया ही नहीं, वो तो बनाने के लिए लिया। अब जैसे कंप्यूटर ले रहे हो बिलिंग करने के लिए, वैसे वो उसका मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए लिया। अब समझो वो मैन्युफैक्चरिंग खुद करता था, उसके पास ही पड़ा रहता था, लेकिन उसके पास आदमी नहीं है, दूसरे जो करने वाले हैं वो उसके बिजनेस के बाहर का दूसरा कोई बिजनेस है, तो ऑब्वियसली वही काम वहाँ पे होगा ना। अगर उसने कोई काम करने के लिए आदमी रखे तो उसको वो सैलरी देगा। अब वो आदमी उसके पास नहीं है, किसी और के पास है, तो उनको वो काम देगा तो उसका जो कंसिडरेशन है वो पे कर देगा। लेकिन उसका जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है उस मोल्ड्स और डाइस का, उसका उसको रिवर्सल नहीं करना पड़ेगा, चलेगा ऐसा किया तो भी, क्योंकि वो पर्पज़ उसका जेन्यून है कि वो मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए कुछ कंपोनेंट, ये ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है लेकिन उसका जो कंटेंट है उसमें जो कंपोनेंट बनेगा उसके लिए डाइज है वो बनाने वाला कोई और है, तो उसको फ्री ऑफ कॉस्ट भी दिया होगा। पैसा लेके दिया तो कोई सवाल ही नहीं। हाँ, मतलब मैंने पैसा दिया तो मैं उसका फिर टैक्स कलेक्ट करूँगा, गवर्नमेंट को भर दूंगा, वो आईटी से ले लेगा। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ हो रहा है कि जैसे मैंने वो परचेज़ किया उसके ऊपर मैंने टैक्स पे किया और उसका आईटीसी भी क्लेम किया। तो आईटीसी क्लेम करने के बाद में नॉर्मली ऐसा है, जब आईटीसी आप क्लेम करते हो तो इनवर्ड में टैक्स पे किया, आउटवर्ड में टैक्स कलेक्ट किया, तो ये क्या मिलता है, क्रेडिट मिलता है। यहाँ पे जो कंपोनेंट बनेगा वो बेचने के बाद में टैक्स तो मिलने वाला है ना, लेकिन वो बनाने के लिए वो मोल्ड डाइस चाहिए और वो दे दिया जो मैन्युफैक्चरिंग दूसरा करता है उसके लिए, तो उसका रिवर्सल नहीं करना पड़ेगा। There is no requirement for reversal of input tax credit availed on such molds and dies by the original equipment manufacturer. दो पार्टी है, एक ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर और दूसरा है कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर, लेकिन कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर को वो बेचता नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट देता है, फ्री ऑफ कॉस्ट। ये मार्केट प्रैक्टिस है, तो इसके लिए सर्कुलर निकाला। ठीक है, ये चलता है ना, नॉर्मली ऐसे ही बिजनेस होता है, वो बना के दे रहा है, उसको आप बेच रहे हो ना, तो ठीक है, इसको आप रिवर्सल नहीं करोगे, आप अलाउड है आपको टैक्स। ये सेक्शन 16 था। हाँ हाँ इसके रिलेटेड नहीं, कल मेरे को एक इनवॉइस आया, हाँ उसमें